Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So we are going to start from class 8 geography chapter 2, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So in this chapter we are going to study about the land, that is zameen, soil मतलब मिट्टी, water पानी, natural vegetation means जो naturally vegetations natural plants वगैरह trees के बारे में, and wildlife resources means about the animals. So let's start this chapter. So this chapter is started by a story. So let's read that. So this is in a small village in Tanzania, Africa. Mamba gets up very early in the morning to fetch water. So यहाँ पे अफ्रीका की बात की जा रही है. वहाँ पे एक गाँव है जिसका नाम है टांजानिया. तो वहाँ पे माम्बा एक लड़की है, तो वो सुबह सुबह उठती है टू फेच वाटर, ताकि वो कहीं से पानी भर के लेके आ सके. शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर फ्यू आवर्स. तो वो बहुत दूर तक चलती है, मतलब बहुत घंटों तक चलती है पानी के लिए. ओके, एंड देन शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइंस हर ब्रदर एंड टेक केयर ऑफ देयर गोट्स. सो वो फिर वो पानी भर के लाती है. उसके बाद वो अपनी मदर की हेल्प करती है घर के कामों में, और उसके बाद वो अपने मीन्स उनके घर में क्या है, गोट्स हैं, उन्होंने गोट्स क्या है पाल के रखी है, तो इससे वो अपनी ब्रदर की हेल्प करती है उनकी केयर करने में. देन ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड द स्मॉल हट. सो उन्होंने क्या है, मतलब उनकी फैमिली ने एक जैसे हम बोल सकते हैं, जो उनकी छोटी सी हट है, छोटी सी कुटिया जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक रॉकी लैंड है जहाँ पे मतलब उन्होंने एक हट ली है, वहाँ पे हट बनाई है. Then Mamba's fathers can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. मीन्स उसको टॉयलिंग करने के बाद, मीन्स उसको जोतने के बाद जो लैंड वगैरह जो मिट्टी उसको आगे पीछे जब करते हैं ना, जब कभी भी हमें प्लांट्स वगैरह एग्रीकल्चर करने से पहले हम लैंड को जोतते हैं, ठीक है. तो वो टॉयलिंग करने के बाद वहाँ पे जो उन्होंने लैंड ली, तो उस पर उनको मेज़ या बीन्स ग्रो करना है. देन दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. मतलब पूरे साल उनको उनकी फैमिली को फीड करना, ठीक है. तो ये सिर्फ ये इनफ नहीं, क्योंकि उसमें मतलब सिर्फ वो मेज़ और बीन्स उगाएंगी या फिर गोट को पालेंगे, फिर उनका जो मिल्क वगैरह बेचेंगे, तो वो उनकी फैमिली के लिए इनफ नीड नहीं है. Then Peter lives in the heart of sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Means Peter क्या है, Peter मतलब जहाँ पे शीप्स वगैरह को चराया जाता है, तो वहाँ पे रहता है न्यूजीलैंड में. अब ये दूसरी स्टोरी है. तो वहाँ पे मतलब जो शीप्स को चराते हैं, तो उसका जो वूल है, मतलब वो पाल के रखते हैं शीप्स को, जो उससे जो उनको वूल मिलता है, फिर वो जाके उसको फैक्ट्री में बेच के आते हैं. देन एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स. जब भी मतलब पीटर क्या है, स्कूल से जब घर आता है, तो वो देखता है कि उसके अंकल क्या है, हमेशा शीप्स की क्या है देखभाल करते हैं. द शीप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन फार डिस्टेंस. तो जो शीप यार्ड है, मतलब शीप यार्ड मतलब जहाँ पे शीप्स वगैरह को रखा जाता है, तो वो कहाँ है, मतलब बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पहाड़ जहाँ पे और बहुत ज़्यादा दूर भी है. इट इज़ मैनेज इन द साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो कैसे मैनेज करता है, मतलब जो भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, बाय द टेक्नोलॉजी दे हेल्प टू मैनेज द गोट्स. देन पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब पीटर की फैमिली क्या है, वेजिटेबल्स मीन्स एग्रीकल्चर भी करती है. अब वो कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग. Then Mamba and Peter stay in two different parts of the world and leads very different lives. अब मैंने आपको दो लोगों की स्टोरी के बारे में बताया, वो है माम्बा एंड पीटर. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मतलब अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में रहते हैं, और उनकी लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया. Then this difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the usage of technology. अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और डिफरेंस किसकी वजह से, क्वालिटी ऑफ लैंड. कहीं लैंड अच्छी है, कहीं लैंड अच्छी नहीं है, ठीक है. मतलब कहीं लैंड है और कहीं लैंड नहीं है. जैसे एग्रीकल्चर टू कल्टीवेट, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी हमें फर्टाइल लैंड चाहिए. देन सॉइल, वाटर, क्योंकि माम्बा के यहाँ पे वाटर क्या उनको मतलब वाटर भर के लेके आना पड़ता है, बट पीटर के यहाँ पे क्या है, वाटर आ जाता है. तो वाटर फैसिलिटीज़, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों मतलब माम्बा और पीटर के यहाँ पे इन दोनों की लाइफ में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. Then the availability of such resources is the main reason places differ from each other. तो अभी जो ये रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया, तो इनकी अवेलेबिलिटी कहीं अच्छी है, मतलब कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कहीं नहीं है. तो इसलिए ये दोनों जगह क्या है, एक दूसरे से डिफ़र करती हैं. देन तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है लैंड. सो लेट्स स्टडी अबाउट लैंड.
लैंड मतलब हम सभी को पता है कि ज़मीन होती है. देन लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. और क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भी है हमारे लिए. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. मतलब अर्थ सर्फेस, क्योंकि अर्थ क्या है, किसी वाटर से भी घिरी हुई है और लैंड से भी. तो मतलब वाटर का क्या है, ज़्यादा हिस्सा है एज कम्पेयर टू द लैंड. सो लैंड का हिस्सा कितना है, कितना टोटल एरिया है, ओनली ऑफ द 30% ऑफ द अर्थ सर्फेस. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. और जो दूसरे से जिस 30% तो लैंड है, और जो मतलब जो हैबिटेबल नहीं, मीन्स वहाँ पे लिविंग कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं है. Then the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. मीन्स अभी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब अगर मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं पॉपुलेशन कम है, मतलब अनइवन, तो इसलिए अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट, इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अलग अलग जगह पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसकी वजह से क्या है, मतलब लैंड और क्लाइमेट की भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट है. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas, susceptible water logging, desert areas, then thick forested areas are normally sparsely populated or inhabited. मीन्स जो मैं आपको बताया, जैसे माउंटेन एरियाज़ पे या डेजर्ट्स में या फॉरेस्ट एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, यहाँ पे आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा स्पार्स पॉपुलेशन देखने मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, उतनी डिज़ायरेबल कंडीशंस नहीं है जो एक ह्यूमन बींग्स को चाहिए अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए. ठीक है. सो प्लेन्स एंड रिवर्स और वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेन्स और रिवर्स, मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पे, प्लेन्स और रिवर्स के पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हमें फेवरेबल लैंड मिल जाती है, फर्टाइल लैंड मिल जाती है, जिसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं. देन हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ पे एग्रीकल्चर मीन्स जहाँ पे प्लेन सर्फेसेज है, प्लेन एरियाज है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी. देन आप देख सकते हैं यहाँ पे Salzburg in Austria. तो notice in how many ways the land has been used in above picture. तो यहाँ पे क्या है, लैंड के बहुत अलग अलग वेरियस वेज में आप देख सकते हो. यहाँ पे एग्रीकल्चर, कहीं फैक्ट्रीज वर्क चल रहा है. ठीक है. तो अलग अलग इसमें लैंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है. सो द नेक्स्ट इज़ लैंड यूज़. अभी लैंड का यूज़ क्या क्या, मीन्स हम लोग लैंड है हमारे पास, तो उसका हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं. Then land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting of industry. This is commonly termed as land use. अभी land use में क्या क्या आता है, land कैसे हम यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए, खेती करने के लिए, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट में से लकड़ी काट के लाना वगैरह, वो फॉरेस्ट्री के अंडर आता है. माइनिंग, जैसे लैंड के अंदर से मिनरल्स वगैरह लेके आना, मिनरल्स निकालना, ओके, दैट इज़ कॉल्ड माइनिंग. देन बिल्डिंग हाउसेस कहाँ बनाएंगे, हम ज़मीन पे बनाते हैं, राइट, तो लैंड यूज़ में आता है. एंड बिल्डिंग अप रोड्स, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेट करें हम, ऑन द लैंड. सो दीज ऑल कम्स अंडर द लैंड यूज़. देन कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर फैमिली यूज द लैंड. क्या आप अलग अलग वेज में बता सकते हो कि माम्बा और पीटर फैमिली, मतलब माम्बाज और पीटर की फैमिली जो है, उन्होंने भी लैंड का यूज़ किया बट डिफरेंट वे में. तो आप बता सकते हो कैसे आप मतलब उन्होंने ये क्या है, उसका यूज़ किया है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, माम्बा की लाइफ में क्या है, उन्होंने मेज़ और बीन्स वगैरह मतलब वो सब ग्रो किए, तो दैट इज़ एग्रीकल्चर वर्क. और जहाँ पे देखो पीटर की, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या है, इन्होंने भी एज अ एग्रीकल्चर उन्होंने वर्क किया है. सो उसमें उन्होंने क्या किया है, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो किए फार्म्स में, एंड फिर उनको सेल करके है. और वूल वगैरह भी, वूल तो बट उसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज वी गेट वूल फ्रॉम द शीप्स. देन the use of land is a term determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. अभी लैंड जो हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, वो है टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. So let's see this. Human factors such as population and technology are also important determinants of लैंड यूज़ पैटर्न. अब जो इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेंट्स मीन्स वो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, वो है ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स मीन्स ये तो जो मैंने आपको बताया, क्लाइमेट, मिनरल्स, ये क्या नेचुरल फैक्टर्स है जो एज पर टू नेचुरल इट हैपन्स. बट जो ह्यूमन फैक्टर है, जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. देन लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. तो अभी लैंड क्या है, अगर हम लोग ऑनरशिप के बेसिस पे देखें कि कौन ऑनर है, तो दो पार्ट में डिवाइड होगी. एक होगा प्राइवेट लैंड और दूसरा होगा कम्युनिटी लैंड.
जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, प्राइवेट लैंड मीन्स खुद की लैंड, पर्सनल लैंड, एंड कम्युनिटी लैंड मीन्स फॉर अ कम्युनिटी. Then private land is owned by individuals, whereas community land is owned by community or for common uses like collection of water, fruits, nuts or मेडिकल हब्स. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे प्राइवेट लैंड क्या है, खुद इंडिविजुअल्स के लिए, ओनली फॉर द इंडिविजुअल. और वहीं हम लोग देखिए कम्युनिटी लैंड, तो कम्युनिटी लैंड क्या है, कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे मतलब किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कलेक्शन ऑफ वाटर्स, मतलब जो चारा रहता है जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं तो उसका कलेक्ट किया जाता है. देन फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स मीन जो मेडिकल मेडिसिन होती है जो हम प्लांट्स वगैरह से निकालते हैं. सो इन चीज़ों में लैंड यूज़ आता है. देन दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. अभी देखो प्राइवेट लैंड तो खुद के इंडिविजुअल के लिए, बट कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कह सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो कॉमन लैंड है जिसको सब यूज़ कर सकते हैं. देन पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड. जैसे पीपल और उनकी जो डिमांड्स है वो बढ़ती जा रही है लैंड को लेके, तो मतलब पीपल और उनकी डिमांड बढ़ रही है, बट जो अवेलेबिलिटी मतलब जो लैंड जो है वो तो लिमिटेड है. देन द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अभी मतलब अभी जैसे जो क्वालिटी ऑफ लैंड, जैसे कहाँ लैंड अच्छी होगी, कहाँ लैंड ज़्यादा फर्टाइल होगी, कहाँ कम फर्टाइल होगी, तो प्लेस के हिसाब से भी डिफर करती है. People started encouraging the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. तो यहाँ पे हम बताया गया कि पीपल ने क्या किया, अभी लोगों ने जैसे जो कॉमन लैंड है तो वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़, मतलब जहाँ पे मतलब पैसे कमाने का जो ज़रिया है वहाँ बना दी, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप कर दी है, तो वो सब क्या है, कमर्शियल एरियाज़ बन गया, वहाँ पे बिल्ड अप टू द कमर्शियल एरियाज़. हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कहीं मतलब कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज, मतलब गांव में कॉम्प्लेक्स वगैरह एरियाज भी उन्होंने बिल्ड कर दिया है ताकि मतलब कोई भी चीज़ की कमी ना रहे. एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज. और रूरल एरियाज़ में क्या किया है, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज. तो अर्बन मतलब शहरी इलाके और रूरल मीन्स गांव में. तो शहर में क्या है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बिल्ड कर दिए, और रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर लैंड को भी एक्सपैंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया है. ठीक है. देन टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आर सोसाइटी. तो मीन्स आज का जो मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं लैंड में, मतलब लैंड के पैटर्न में कि किस तरह हम उसे यूज़ करते हैं. ठीक है. तो वो क्या है, कल्चरल चेंजेस, हमारी सोसाइटी में ही कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से. एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़. मतलब जो भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से कुछ उसके मेजर थ्रेट है जो मतलब जिनकी वजह से क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. तो जैसे सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, डिजर्टिफिकेशन, तो ये सब कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं विच कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट. देन इफ़ वी सी नेक्स्ट दैट इज़ अबाउट चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम. सो यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट पिक्चर में बताया गया कि पहले तो यहाँ पे लैंड कैसे यूज़ की जाती है जैसे फार्मिंग में एंड ऑल दैट, मीन्स उतना इम्प्लीमेंट नहीं था. देन नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ से ज़्यादा थोड़ा इम्प्लीमेंट है, मीन्स ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव. जैसे यहाँ पे हट्स है, फिर दिस कन्वर्टेड टू द बिल्डिंग्स, हाउसेज, ओके, एंड हियर ऑल्सो हट्स आर देयर बट दीज वर कन्वर्टेड इनटू द houses and here the machines were not there. Okay, means मतलब हाथ से सब काम किए जाते थे, but afterwards there are machines like tractors. Then the third, it just converted into the city. ओके, आफ्टर सिटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स होने लगे, तो सिटीज़ वगैरह में तो इतना रूरल वर्क नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द विलेज. सो और अगर देखिए जाए तो फोर्थ पिक्चर में तो पूरा मतलब बहुत कुछ ज़्यादा और टेक्नोलॉजी ने चेंज कर चुका है. देन दीज वर द चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम. मतलब टाइम के साथ साथ लैंड का क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है. द नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स. अभी लैंड रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं. एंड दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ओवर एंड एरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्स. तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड्स भी बढ़ेगी, और मतलब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो मतलब उनकी रहने की जगह बढ़ेगी, तो इसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है ताकि बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए. ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट.
फॉरेस्ट को क्या है काट दिया जाता है पॉपुलेशन के मतलब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने की जगह भी चाहिए उनको, और रहने की जगह कहाँ से मिलेगी, जहाँ फॉरेस्ट है उनको काट दिया जाता है तो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा सकती है। एंड अरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड टू फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। और अरेबल लैंड मतलब जहाँ जो लैंड फर्टाइल नहीं है, जो सूखी सूखी लैंड जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स लूज हो रहे हैं, मतलब जो फर्टिलिटी जो लैंड में है, जो रिसोर्स है लैंड में फर्टिलिटी तो वो नहीं है, तो उसकी वजह से हम एग्रीकल्चर वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। Then next is therefore the present rate of degradation of land must be checked। मतलब जो अभी का रेट है डिग्रेडेशन, मतलब लैंड का कितना डिग्रेडेशन रेट है तो वो भी चेक करना चाहिए, मतलब कितनी सूखी, कितनी फर्टाइल और कितनी फर्टाइल नहीं है। Then afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizer and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। जैसे अफोरेस्टेशन मीन्स हमें फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, और लैंड रिक्लेमेशन इट मीन्स दैट वी हैव टू इम्प्रूव द लैंड, मीन्स कितनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है लैंड में तो वो है लैंड रिक्लेमेशन। देन रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, तो अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर क्या है डालते हैं प्लांट्स में तो वो क्या है बहुत ज़्यादा मतलब जो उनमें जो रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स वगैरह रहते हैं तो वो भी कम होने लगते हैं। एंड टेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग और सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स, मतलब ओवरग्रेजिंग जो है मतलब वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर प्लांट्स वगैरह फिर बचेंगे नहीं अगर ज़्यादा हुई तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मतलब लैंड रिसोर्स को हमें कंजर्व मतलब सेफ बचा के रख सकते हैं लैंड को। देन नेक्स्ट इज सॉइल, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे फिनिश हुआ एंड सेकेंड इज सॉइल मतलब मिट्टी। सो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अभी सॉइल क्या होती है, मतलब एक पतली सी लेयर होती है, ग्रेनी सब्सटेंस मीन्स जिसके अंदर पत्थर कंकड़ वगैरह ये सब चीज़ें होते हैं, और वो मतलब मतलब जो अर्थ की जो सर्फेस है उसको कवर करके रखती है, तो उसे क्या बोलते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, तो मतलब ये इसका क्या सीधा कनेक्शन किसके साथ है, लैंड के साथ। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, अभी लैंड फॉर्म क्या हम बता सकते हैं कि किस टाइप की सॉइल कहाँ मिलती है। देन सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल किससे बनती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स, जो रॉक्स जो टूट जाते हैं मतलब पीसेज में हो जाते हैं वो वेदर्ड रॉक्स फाउंड इन अर्थ, तो ये वेदर्ड रॉक्स जो अर्थ में पाए जाते हैं वो रॉक्स। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, अब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होता है। देन सॉइल मतलब जो मैंने आपको बताया किससे बनी है, तो ये मतलब वेदर्ड रॉक से सॉइल कैसे बनती है, ये एक प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं वेदरिंग। देन द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, मतलब अगर हम लोग मिनरल्स को अच्छे से मिक्स करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को तब हम सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं। और वेदरिंग क्या होती है, दिस इज गिवन इन ग्लॉसरी। वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, मीन्स जो रॉक्स जो डीके हो चुके मतलब जो मतलब कह सकते हो जो टूट चुके हैं पीसेस में उनको ब्रेक करना बाय टेम्परेचर, वो ऐसे नहीं कि हाथ से जाके उनको ब्रेक करके हैं, बाय द टेम्परेचर चेंजेस मीन्स अगर ज़्यादा गर्मी हो तो मतलब वो अपने आप टूट जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फ्रॉस्ट एक्शन मीन्स फ्रॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी जब रहती है, कोल्ड जब टाइम रहता है तब ये ब्रेक डाउन होते हैं। या प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्लांट्स और एनिमल्स से भी ब्रेक डाउन होते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन इफ यू मूव टू नेक्स्ट दैट इज़ लैंडस्लाइड्स। सो लैंडस्लाइड आपने यहाँ पे पिक्चर में दिखाई, आप देख भी सकते हो, ठीक है। भूस्खलन है हिंदी वी डू से टू लैंडस्लाइड्स, ओके। एंड लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो इसमें क्या है, लैंडस्लाइड को हम मतलब एक मूवमेंट बताते हैं रॉक्स की, जहाँ पे एक पार्ट जो अर्थ का रहता है वो फॉल मतलब गिरने लगता है, स्लोप टाइप, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे ऐसा टाइप का पाथ है, सिंपल हम बोलते हैं ऐसे टाइप का प्लेन एरिया है, बट वो अगर इधर से गिर जाता है तो हम ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी जो ऐसे टाइप का एरिया रहता है जिसे मतलब स्लोप कहते हैं, डाउन अ स्लोप, तो वो क्या हो गई लैंडस्लाइड। द नेक्स्ट इज दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, कभी कभी अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड्स ऑकर होते हैं, बाढ़ आती है, ये वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, तब ये लैंडस्लाइड ऑकर होते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, मतलब अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल मतलब अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल गिरे अर्थ पे तब जाके जो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर्स फॉर क्वाइट सम टाइम, तो क्या है जो रिवर्स जो फ्लो करते रहते हैं उस टाइम पे, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश आई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश आई तो क्या होता है जो मतलब जो रिवर जो फ्लो होते रहते हैं उनको भी रोक देते कुछ टाइम के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग,
तो मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक, मतलब जो रिवर ब्लॉक हो चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा हैवक हो जाती है। हैवक मीन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। फिर उसके बाद इन द हिली terrain landslides we have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property that occupy a position of major concern। मतलब अब अगर हिली एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेनियस एरिया है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे क्या लैंडस्लाइड ऑकर होती है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस और उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एक कंसर्न का विषय, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। देन नेक्स्ट इज़ अ केस स्टडी। तो लैंडस्लाइड के बारे में केस स्टडी दी गई है। सो लेट्स रीड दिस। सो अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर Rekongpio in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, नेशनल हाईवे 22। तो ये बताइए एक मतलब बहुत मैसिव, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड आई, बहुत ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड क्या हिट की थी किसको, मतलब पंजी विलेज में, जो यहाँ पे आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट दिया है, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड आई थी। तो उसमें क्या है, मतलब क्या क्या नुकसान हुए थे वो सब बताए गए हैं। जैसे 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान टिबेट रोड, जो हिंदुस्तान का टिबेट रोड जो था बहुत पुराना, वो भी स्ट्रेच हो चुका है, मतलब उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे हैं। एंड नेशनल हाईवे 22 को भी। देन दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। जब ये जो लैंडस्लाइड आई थी तब बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस ब्लास्टिंग, एकदम ब्लास्ट टाइप का हो गया था, ठीक है। ब्लास्ट टाइप की आवाज़ आई थी जब ये लैंडस्लाइड हिट की थी पंजी विलेज में। And due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages। तो जब ये आई थी तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेंस डैमेज, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब रोड्स को डैमेज हुई थी, जो पास में विलेजेस थे उनको भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। Then the पंची विलेज was completely vacated to avoid any possible loss of life। तो फिर वो मतलब वैकेट कर दिया गया था। वैकेट मीन्स फिर वो पंची विलेज सब उसको छोड़ के चले गए थे, मतलब जैसे पूरा खाली हो गया था, ताकि अगर फिर से मतलब, क्योंकि उसमें लाइफ मतलब जान को खतरा था, ठीक है। अगर कोई उधर रहना चाहे तो रह सकता है, बट वो प्रोन एरियाज था। देन दिस इज अ केस स्टडी। द नेक्स्ट इज माइग्रेशन मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज एडवांसमेंट इन scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them। अभी मतलब आज की ड्यू टू दिस साइंटिफिक टेक्निक्स जहाँ पे बताए गए यहाँ पे, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होती हैं और हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। सो फर्स्ट इज़ हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। तो मतलब हमें ऐसे एरियाज़ मतलब लोगों को बताना चाहिए कि ये एरियाज़ प्रोन है, ये ज़्यादा डेंजरस है। देन हैंस सच एरियाज़ कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। तो वहाँ पे जो मतलब जो एरिया प्रोन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे क्या है मतलब वहाँ पे हमें बिल्डिंग वगैरह नहीं बनानी चाहिए। देन दिस इज़ फर्स्ट वन। देन सेकंड इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो ऐसी रिटेंशन वॉल जैसे आप देख सकते हैं, ऐसी वॉल्स हमें बनानी चाहिए जैसे यहाँ पे सड़क, और देन यहाँ पे ऐसे वाइट मतलब स्नो टाइप रहनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है जो लैंड वो स्लिप ना हो। देन थर्ड इज़ इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। मतलब हमें वेजिटेशन मतलब एग्रीकल्चर को भी इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि जो लैंडस्लाइड है वो कम हो। देन फोर्थ इज़ द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। तो इसमें बताया गया कि जो सरफेस है ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। मतलब जो ड्रेनेज का वर्क है, मतलब जो ड्रेनेज का जो भी कनेक्शन है, जो सरफेस पे जो भी कनेक्शन है, तो उसकी वजह से अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो लैंडस्लाइड ऑल्सो वी कैन कंट्रोल विद द रेन वाटर। मतलब जो बारिश से भी होती है ना लैंडस्लाइड, इसलिए। देन दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंडस्लाइड। देन नेक्स्ट इफ यू मूव, नेक्स्ट इज़ अबाउट द टॉप सॉइल। ओके, मीन सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें आते हैं टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, देन सब सॉइल विद लैंड स्लेट एंड क्ले। जैसे आपको बताया टॉप सॉइल मतलब ये आपने पढ़ा भी होगा, आई थिंक सो सेवेंथ में पढ़ा था आपने, ये चैप्टर भी था सॉइल साइंस में। सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल क्या है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। तो जो फर्स्ट तो हमारा ग्रास वगैरह रहता है, और उसके बाद फर्स्ट सॉइल जो हमारी रहती है वो है टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस मतलब कुछ रॉटिंग लीव्स, रॉटिंग डेड लीव्स रहते हैं, और वेजिटेशंस। फिर नेक्स्ट है सब सॉइल विद सैंड स्लेट एंड क्ले।
तो जो फिर सब सॉइल मतलब मिडल सॉइल रहता है जिसमें सैंड होती है, स्लिट होती है, मतलब कुछ कुछ पत्थर वगैरह रहते हैं, क्ले रहते हैं. द नेक्स्ट इज वेदर्ड रॉक मटेरियल, मीन्स उसके अंदर मतलब जो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय द टेम्परेचर चेंजेस. ओके, तो वो है वेदरिंग प्रोसेस. द नेक्स्ट इज लास्ट इज पेरेंट रॉक, जैसे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पत्थर रहते हैं इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होगी. Then do you know fact is here, it takes 100 of years to make just 1 centimeter of soil. अगर हमें 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर भी अगर हमें सॉइल बनानी है तो उसके लिए कितने कितने साल लग जाते हैं? 100 years for 1 centimeter of soil. Okay, so then this is the fact. Then after that we are going to start from the factors of soil formation. Then that is the major factor of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. अब ये जो soil formation को मतलब जो soil में आपको फॉर्मेट जो भी इसको फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया फॉर्मेशन, तो वो क्या है मतलब एक जैसे नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम देखने वाले इसमें. अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, मतलब जो कुछ फैक्टर्स बताएंगे वो जैसे टोपोग्राफी जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं, मतलब एक टाइप की लैंड होती है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अभी सॉइल फॉर्मेशन के लिए कितना मतलब उसको कितना टाइम लगता है फिर से कंपोज होने में. देन ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ये सब क्या है एक दूसरे से डिफर करते हैं. देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, तो ये फैक्टर्स आपको डिटेल में बताया है. तो यहाँ पे सॉइल, ओके, सॉइल को मतलब मिट्टी को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट. सो फर्स्ट यहाँ पे बताया है पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक क्या है? डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी. मतलब ये हमें कलर बताती है, कैसा टेक्सचर है, हार्ड है या सॉफ्ट है, मतलब सॉइल का टेक्सचर बताती है. देन क्या क्या उसमें के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कितना मिनरल कंटेंट है, ठीक है, तो ये सब पेरेंट रॉक हमें बताते हैं. द नेक्स्ट इज रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब कितनी ज़्यादा सॉइल क्या है एक साथ मतलब एक साथ बन सकती है सॉइल, तो वो कौन देखता है? वो देखता है रिलीफ, ठीक है, ये एक फैक्टर है. ओके, देन फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सी फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स. सो एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है? अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, मतलब कितनी ह्यूमस बनेगी, ह्यूमस कितनी मतलब उसकी कितनी फॉर्मेशन हो सकती है. वो कैसे होता है? जैसे जब कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स क्या है जब डेड जब मर जाते हैं, ठीक है, जो उनकी जो ह्यूमस रहती है फिर वो क्या है मिट्टी में मिल जाती है, मतलब उनकी जो बोन्स वगैरह जो रहती है वो मिट्टी में मिल जाती है फिर तो उसकी वजह से क्या है वो ह्यूमस क्रिएट कर देती है. सो वो प्लांट्स और एनिमल की वजह से होता है. देन नेक्स्ट इज टाइम, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मतलब कितनी मोटी सॉइल होगी या कितनी पतली सॉइल होगी, तो वो कौन डिफाइन करेगा, वो कौन बताएगा? टाइम. देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन क्लाइमेट में भी आती है बिकॉज क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है उससे. रेनफॉल इन्फ्लुएंस मतलब रेनफॉल से मतलब कितना सॉइल को प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो सॉइल क्या है मतलब गीली हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी एक टाइप की बन जाती है. एंड रेट ऑफ वेदरिंग, तो ये सब क्लाइमेट में आते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल. द नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. तो मतलब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब हम लोग किस तरह से सॉइल की जो क्वालिटी वो इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड कंजर्वेशन मेजर्स मतलब हम सॉइल को कैसे सेव कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स. तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन और डिप्लीशन मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. देन बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मतलब दोनों ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स. तो ये क्या है मतलब सॉइल की मतलब इम्प्रूव मतलब जो क्वालिटी है, जो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी है तो उसको वो सुधार सकते हैं. देन फैक्टर्स विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, वो फैक्टर्स जैसे जो मतलब जो विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन मतलब जिसकी वजह से जो सॉइल है वो इम्प्रूव होती है, और वो है जैसे डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, मतलब जो क्वालिटी उसको ख़राब कर देती है. और डिफॉरेस्टेशन जैसे हम ट्रीज़ को कितना कट कर रहे हैं, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. देन ओवर ग्रेजिंग मतलब और ज़्यादा चराना, जैसे एनिमल्स वगैरह वो ग्रेज करते हैं ना लैंड वगैरह पे सॉइल, दैट इज़ ओवर ग्रेजिंग. देन ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, मतलब अगर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये भी नुकसान है सॉइल को.
देन रेन वॉश, जब बारिश आती है एंड सॉइल में जो मिनरल्स आते हैं, मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ ख़राब भी होते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, रेन क्या वॉश हो जाती है. सो दैट इज़ इन द soil. Then after that is landslides and floods. तो लैंडस्लाइड जिस मैंने आपको बताई थी इसके बारे में, और फ्लड्स मतलब बाढ़. तो इनकी वजह से क्या है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन को मतलब बढ़ावा देते हैं. द नेक्स्ट इज सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. कुछ मेथड्स है जिसे हम मतलब सॉइल को क्या है, सेव करके रख सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं. देन फर्स्ट इज मल्चिंग. मल्चिंग में क्या है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. फिर मतलब एक ऐसा खुला टाइप का मैदान, मतलब बेयर ग्राउंड, मतलब खुला टाइप का ग्राउंड जिसमें मतलब बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर, मतलब जो प्लांट जो होते हैं एक लेयर, मतलब एक लेयर से कवर होते हैं, मतलब जो सॉइल मतलब स्ट्रॉ जैसी होती है लेयर. देन इट हेल्प्स अस टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. मतलब जो लेयर जो रहती है ना, वो क्या करती है, सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करती है, सोखती है. देन नेक्स्ट इज contour barriers, that is stones, grass, soil are used to build barriers along contours. मतलब contour वगैरह के मतलब उनके along, मतलब उनके लिए जो है बैरियर्स बनाए जाते हैं, जैसे स्टोन, ग्रास और सॉइल के, इन चीज़ों के बैरियर बनाए जाते हैं. बैरियर मतलब जैसे एक वॉल वगैरह बना देना, मतलब एक आउटलाइन सेट कर देना. देन आफ्टर दैट ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. फिर मतलब बैरियर्स जो मतलब बनाए हैं, फिर मतलब वहाँ पे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, मतलब बैरियर के सामने ट्रेंचेस बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी जो है वो कलेक्ट हो जाए. देन रॉक डैम. थर्ड इज रॉक डैम. रॉक डैम क्या होता है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. मतलब जैसे रिवर वगैरह के बीच में पत्थर होते हैं, ठीक है, आपने देखे भी होंगे. ताकि वो क्यों होते हैं, ताकि वो मतलब जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको रोक सके. दिस प्रिवेंट्स गिलीज एंड फर्दर सॉइल लॉसेस. तो इसकी वजह से क्या है, सॉइल जो है मतलब उसका लॉस होता है, क्योंकि मतलब जो पानी के साथ क्या है, जो सॉइल बहती रहती है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक जगह डिपॉजिट हो जाती है अगर पत्थर हम लोग लगाए तो वहाँ पे. देन जैसे आप देख सकते हैं कॉन्टोर प्लोइंग है, ठीक है. देन टेरेस फार्मिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. सो नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. सो टेरेस फार्मिंग क्या है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स और दैट फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड दिस दे रिड्यूस सर्फेस रनिंग ऑफ एंड सॉइल इरोजन. तो ये मतलब जैसे आप देख सकते हो, ये एक मतलब फ्लैट स्टीप्स है, जैसे मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ऐसे, मतलब एक सीढ़ियों टाइप में है, ठीक है. और वो भी सीढ़ी टाइप की तो है, बट ये क्या एक स्लोप है, मतलब एक जैसे हम बोल सकते हैं मीन्स ऐसे वे में, स्लैंटिंग वे में है, ठीक है. तो दैट आर द स्लोप्स. देन दे रिड्यूस सरफेस रनिंग ऑफ एंड सॉइल इरोजन. मतलब सॉइल इरोजन जो होता है उनको कम कर देते हैं, और जो वाटर जैसे अगर यहाँ पे रनिंग ऑफ सॉइल है तो वो भी क्या है, उससे भी रिड्यूस हो जाएगा. Then next is intercropping. Intercropping means different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect soil from rainwash. अभी सॉइल मतलब रेनवॉश भी क्या है एक फैक्टर जिसकी वजह से क्या है सॉइल को क्या बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है. तो रेनवॉश को अब कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, मतलब अलग अलग क्रॉप्स अगर हम अल्टरनेट जगह पे, जैसे ये एक मिनट, हाँ, लाइक आई हैव टेकन लाइक दीज टू रोज, ठीक है, ऐसे रोज है. तो यहाँ पे कभी हम यहाँ पे एक अलग प्लांट ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे किया तो फिर यहाँ पे नहीं करना, ठीक है. एक बार फिर बता देती हूँ, जैसे ये लाइन्स है, ठीक है, ये रोज़ है, तो यहाँ पे किया फिर यहाँ पे, जैसे अल्टरनेट रोज़ में करना, ठीक है. एक में किया, एक में नहीं किया, फिर तीसरे में किया, ऐसे. देन आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल. तो ये अलग अलग टाइम पे हम मतलब ऐसे सो करते रहते हैं, बोते रहते हैं ताकि रेन वॉश से प्रिवेंट हो. देन कॉन्टोर प्लॉइंग. कॉन्टोर प्लॉइंग क्या होता है, प्लॉइंग पैरेलल टू द contours of a hill slope to form a natural barriers for water to fall down the slope. तो एक्चुअली ये जैसे प्लोइंग मतलब अगर हम जब खेती करते तो मतलब जैसे हिल स्लोप्स, अगर हम जैसे हिली एरियाज़ में खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या नेचुरल बैरियर्स होते हैं वाटर के, ठीक है, जैसे वाटरफॉल एंड रिवर्स, लेक्स, तो ये सब होते हैं जिसकी वजह से क्या है, जो स्लोप्स मतलब स्लोप से क्या है पानी सीधा नीचे गिरते हैं, जैसे स्लोप है, ठीक है. तो यहाँ से सॉरी सीधा नहीं बना, यस, सो ऐसा स्लोप है तो यहाँ से सीधा जो है वो वाटर क्या है नीचे गिरता आएगा, तो वो कॉन्टोर प्लोइंग में आता है.
द नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट आपको पिक्चर देख सकते हो, दिस इज हियर. देन इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू बी चेक द विंड मूवमेंट ऑफ प्रोटेक्ट सॉइल कवर. तो मतलब ये क्या बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, या फिर ड्राई रीजन्स मतलब सूखे इलाकों में, या फिर तटीय इलाकों में, मतलब ज़्यादा सी टाइप में, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेगी. ये क्या है, शेल्टर बेल्ट यूजुअली एक रो है ट्रीज़ की. मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्री, यहाँ पे एक ट्री, तो पूरी एक रो लगी है ट्रीज़ की. ये क्यों, मतलब ये क्यों लगी है, ताकि हम विंड मूवमेंट चेक करें. मतलब अगर विंड की क्या है, स्पीड ज़्यादा है या कम है, तेज़ चल रही है या धीरे चल रही है, तो इसकी वजह से क्या है, सॉइल कवर को प्रोटेक्शन मिल जाएगी. So these are some methods from which we can conserve the soil. Then next activity is given here. So let's see this. जैसा पिक्चर देख सकते हो A and B. So let's read this. Take two trays A and B of same size. आपको 2 ट्रे लेनी है और B तो मतलब दो लेनी चाहिए सेम साइज की. एक को नाम तो क्या पे, एक दूसरे को B. Make 6 holes at one end of these trays and then fill them with the same amount of soil. आपको क्या करना है, 6 होल्स करने हैं. जैसे ये आपने एक ट्रे ली ये, तो इसमें आपको ऐसे मतलब 1 2 3 4 ऐसे 6 होल्स कर रहे हैं आपको दोनों ट्रे में, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों में इक्वल अमाउंट की मिट्टी डाल देना है. देन लीव द सॉइल इन ट्रे ए बेयर वाइल सो व्हीट और राइस ग्रेन्स इन ट्रे बी. तो जैसे ट्रे ए में है, जैसे हम लोग सॉइल डालिए, ठीक है, आपको वैसे ही रहने देना है. और बट जो ट्रे बी है इसमें क्या करना है, आपको वीट्स के कुछ बीज डाल देने हैं. और उसके बाद when the grains in tray B has grown a few centimeter high, place both the trays in such a way that they are on a slope. तो जैसे अगर अपने मतलब इनके अंदर बीज बोए थे ट्रे बी में वीट के, जब कुछ थोड़े अगर वो सेंटीमीटर ग्रो होने लगे, तो फिर आपको क्या करना है कि उन दोनों ट्रे को एक स्लोप टाइप मतलब टेढ़े टाइप में रखना है. देन आफ्टर दैट यहाँ पे बताया क्या है कि आपको दे आर ऑन अ स्लोप. ना अभी वो स्लोप पे है. पोर 1 mug of water from the same height into each tray. फिर दोनों को एक हाइट से, मतलब एक जैसे सेम हाइट से, इधर भी जितनी इधर जो सेम हाइट है इधर भी उतनी सेम हाइट होनी चाहिए. तो दोनों में से आपको दोनों ट्रे में मग से आपको पानी डालना है. Then after that, collect the muddy water that trickles down the holes of both trays in 2 separate containers and compare how much soil is washed out of each tray. तो फिर आपको देखना है, जैसे जब आप पानी डालोगे तो एक नीचे कंटेनर रख देना, क्योंकि हमने होल्स किए हैं तो वो पानी क्या है सीधा नीचे आना चाहिए. तो जो भी मडी वाटर मतलब जो भी जितना मिट्टी से भरा हुआ पानी है, जो क्या कितना ट्रिकल्स डाउन मतलब नीचे गिरेगा, वो दोनों कंटेनर्स पे अलग अलग सेपरेट है. दोनों में हमने सेपरेट किया हुआ है. तो इसलिए अभी हमें कंपेयर करना है कि मतलब कौन सी मिट्टी में क्या है, मतलब ज़्यादा जो मडी पार्टिकल्स है वो वॉश्ड हुए हैं, ठीक है. तो आप देख सकते हो ए में ट्रे ए में यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने सॉइल डाली थी, ठीक है, सिर्फ सॉइल डाली थी. बट यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ये मतलब वीट वगैरह भी ग्रो किए थे, तो कुछ उगे. तो जो मडी पार्टिकल्स है बहुत कम थे यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द ए. So this is all about soil. Then next, our third factor, that is water. So before starting water, we are going to read the do you know fact. So that is in 1975 the consumption of water for human use was 3850 CU means मतलब ये एक यूनिट रहती है वाटर को मेजर करने की, दैट इज किलोमीटर पर ईयर. इट्स सोड टू मोर देन 6000 CU किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000. तो 1975 में क्या है, जब मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो कम्युनिटी थी मीन्स ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा था, तो वो कितना था एक साल में 3850 CU एक साल में, ठीक है. और 1975 की बात हो रही है, तो उसमें 3850 CU और फिर 2000 ईयर में एक साल में 6000. तो अभी क्या है, पहले वाटर कम यूज़ हो रहा था, अभी फिर ज़्यादा यूज़ होने लगा, मोर देन 6000 से भी ज़्यादा. सो दैट इज़ नो फैक्ट. द नेक्स्ट इज अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर. अगर कोई भी ड्रिपिंग टैप आप खुली छोड़ दो, मतलब अगर कोई भी मतलब ऐसे टैप जो लीक कर रही हो, ठीक है, ऐसे पानी से लीक कर रहे ड्रिपिंग टैप खुली छोड़ते हैं हम, तो उसमें क्या है 1200 लीटर्स क्या है पानी वेस्ट हो जाएगा एक साल में. अगर हम मतलब अगर जैसे हम लोग को बंद कर दिए बट अभी भी लीक हो रहा है, एक दो ड्रॉप कर रहे हैं, दैट इज ड्रिपिंग टैप.
तो हमें क्या है, मतलब पानी को सेव करना चाहिए हमें, मतलब ऐसे खुली नहीं छोड़ना चाहिए टैप, या फिर हमें अच्छे से बंद करना चाहिए उसे. सो वाटर क्या है एक दूसरा फैक्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द another video of part 2. So thank you so much for watching this video. So please like, share and subscribe this video. Bye guys.